नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय कक्षा 8 की पाठ 3 संसदीय सरकार लोग और उनके प्रतिनिधि पाठ को जानेंगे। उसके प्रश्न के उत्तर को जानेंगे, महत्वपूर्ण उत्तर को जानेंगे और महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोच कर बताइए कि क्या आपकी विद्यालय, गांव या शहर की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। यदि समूह छोटा हो तो शायद यह संभव है कि सारे लोग उसमें बराबरी से हिस्सा कर सकें और जरूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने की बराबर भूमिका निभाएं। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो या फिर गांव की क्यों न हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो स्तर हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि इसी संदर्भ में भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी अपने लोग वहां चुनकर भेजे। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। हम सबको पता है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है। हम सब लोग तो जा नहीं सकते संसद में, चाहे विधानसभा में, तो क्या करते हैं हम अपना चुन के प्रतिनिधि भेजते हैं। वही बात यह कह रहा है। अब ये प्रतिनिधि अलग अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधानसभा और संसद। जैसे ऊपर मैंने अपने बताया, ये स्थानीय स्तर का होता है, ये राज्य स्तर का होता है और ये देश स्तर का होता है ना। ये 3 स्तरीय जो ये हमारी व्यवस्था है सरकार की, यही है ये। अच्छा, ये जो प्रतिनिधि हैं वो करते क्या है, हम इन पे कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जाने, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का प्रयास करें। इन प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष तक के लिए होता है और इनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? हमारे प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान वे ठीक से काम न करें तो लोग उन्हें दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर से जीत जाएंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो कैसे लोग जीतने देगा उनको। अब देखिए, जैसे लोग स्थानीय शासन की इकाइयां, जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक, लोग स्थानीय शासन की इकाइयां जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक, सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। कौन करता है? लोग। यानी स्थानीय शासन से लेकर संसद तक का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय के लिए कार्य करते हैं। हम नेता हम ही ना चुनते हैं और वहीं जाके क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं और शासन करते हैं। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। किसमें? संसदीय सरकार में। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। आपको सबको पता है कि वो समयावधि कितनी है? वो 5 साल है। हम कितने साल के लिए संसदीय सरकार चुनते हैं? 5 साल के लिए, ठीक है। और 5 साल के बाद वो फिर से आते हैं और 5 साल के बाद चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट न देकर नए प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं, यदि वो काम नहीं करते हैं तो। आइए देखते हैं संसद का गठन। संसद का गठन कैसे होता है, इसमें हम लोग इन सारी चीजों को जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, भारतीय जो संसद है उसके 3 अंग हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जानना जरूरी है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिलाकर संसद बनती है। आपको दिख रहा है 2 सभा है ना, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ये जो सभा है राज्यसभा, ये उच्च सदन कहा जाता है और ये निम्न सदन कहा जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में तो सब जानते हैं। ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करती है, ठीक है। आइए जानते हैं लोकसभा के पहले बारे में। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, नाम के अनुसार यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधि यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। किसका? लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह
लोकसभा के लिए भी हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश में लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको लोकसभा क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ निर्दलीय यानी बिना किसी दल वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543, ये ध्यान रखिएगा, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। यानी लोकसभा में कितनी संख्या हो गई लोगों की, नेताओं की, प्रतिनिधियों की? 545, जिसमें से क्या होता है आपको 543 लोग के द्वारा चुने जाते हैं और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जिसको मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब चुने जाने वाले उम्मीदवार संसद सदस्य, सांसद या एमपी कहे जाते हैं। ठीक है, इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है और लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। भारतीय सदन के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। जैसे मैंने अभी मुझे पहले बताया, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के, ये देखिए ये संसद भवन है, ये जो तो नई संसद भवन बन के तैयार हो गई है, ये संसद भवन जो है पुरानी संसद भवन है। ठीक है, नई संसद भवन भी आपको बता देंगे। चलिए, ये है बिहार का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के। ठीक है, ये जो सारे के सारे ब्लॉक्स में बटे हुए सब बिहार के निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, इसने इतने निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे यहाँ। ठीक है, आइए चले आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम अभी क्या जान रहे थे, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधियों की तरह कार्य करती है। कौन? राज्यसभा। ये जो राज्यसभा के सदस्य जो है वो राज्य के प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य हैं। यानी कितने हो गए? 250 सदस्य राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के 250 और लोकसभा कितने हुए? लोकसभा में अभी आप ऊपर जाने ना, लोकसभा में कितने हो गए? 545। यानी 545 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में। राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ हम लोगों ने ये जाना कि 543 सीधे चुने जाते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा में कितना हुआ? 238 निर्वाचित होते हैं यानी चुने जाते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। और ये कौन मनोनीत करता है? ये मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ हम लोग देख लिया कि मनोनीत 12 होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। हम चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके द्वारा ही चुने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा के लोग को जो कौन चुनता है? राज्यसभा के लोग को जो नेता है उसके प्रतिनिधि को कौन चुनता है? विधानसभा के लोग। विधानसभा के लोग चुनता है। और विधानसभा को कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने ही इनका चुनाव किया ना, तो ये भी आपके ही प्रतिनिधि हुए, ये भी हमारे ही प्रतिनिधि है। अब देखिए यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा की 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह कितने? प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी वो रिटायर भी हो जाते हैं, तभी ना 1/3 का होता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है ना, ये एक अस्थाई सभा है, एक अस्थाई सभा है, ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कितना का होता है? लोकसभा का कार्यकाल हम लोगों ने ऊपर जाना ना 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न। आइए देखते हैं राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। ये हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिमंडल के माध्यम से ही करता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ हमने संसद के 3 अंगों को जाना ना,
संसद के 3 अंगों को जाना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो लोगों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है, ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया ना। अब देखिए, अब संसद में, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 250, और लोकसभा में 545। अब यहाँ हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले कहा ना, 238 और प्लस 12 और 545 में 543 और प्लस 2, ऐसे चुनाव होता है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब सरकार का गठन कैसे होता है। सरकार का गठन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे, सरकार का गठन कैसे होता है। लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हो जाता है तो चुने हुए संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी सूची तैयार की जाती है, और जिस राजनीतिक दल के को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीट प्राप्त होती है, यानी बहुमत के लिए जितना सीट चाहिए उससे आधे सीट से ज़्यादा अगर सीट, एक भी सीट अधिक होगा, वो उसके लिए सरकार बनाने के लिए वो योग्य माने जाते हैं। तो उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। किसी भी दल को, भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 272 सीटों की आवश्यकता होती है 543 में। यदि किसी एक दल को बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, अब नीचे एक 1984 का लिस्ट दिया हुआ है राजनीतिक दलों का, उसको आप लोग किताब में देख लीजिएगा कि किसको कितना वोट मिला था, कितना कैंडिडेट था। ऐसे ही कई गठबंधन के सरकार का भी ये साल दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे कैसे कब चुनाव हुआ था, तो ये किसको कितना वोट मिला था, कितने सांसद चुने गए थे, तो कैसे कौन सरकार बनाया था। ठीक है, और जो चुनाव आयोग है ना, उसकी वेबसाइट का नाम ये है www.eci.gov.in। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, जब सरकार का गठन हो जाता है, संसद का गठन हो जाता है, सरकार के गठन के बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात आती है। तो आइए देखते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे क्या है, उसे 6 महीने के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति किस उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है। ठीक है, कौन, मंत्रिपरिषद। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं और अपने देश में प्रधानमंत्री को बहुत पावर है। अब देखिए संसद के कार्य क्या होते हैं। संसद के प्रमुखतः निम्नलिखित कार्य होते हैं। एक विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन एवं जानकारी देना। अब देखिए विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या होता है, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनता है। अब देखिए वित्तीय कार्य, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। बजट होता है ना, उसमें बजट पेश किया जाता है। अभी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, सारा काम देखती हैं, तो यही वित्त का काम भी है। सारा कैसे हिसाब किताब रहेगा सब ध्यान रखना है। मान लीजिए एक छोटा सा घर चलाना है, उसमें भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, खर्चा आमदनी, तो वही है। ये पूरा देश चलाना है तो वित्तीय व्यवस्था को देखना ना पड़ेगा। आइए अगला है, सरकार को नियंत्रित करना एवं मार्गदर्शन एवं जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है।
संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रश्न जो है ना, ये हमेशा पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखिए, संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर निर्भर करती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना तथा अविश्वास प्रस्ताव पेश करना प्रमुख है। अविश्वास प्रस्ताव वही होता है जब मान लीजिए होता है कि सरकार में अविश्वास हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आपको एक मोशन लाया जाता है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव होता है कि सरकार के विरुद्ध वोट कराई जाती है। अब देखिए, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना। प्रश्नकाल संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद आमतौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विभाग के किसी भी विवाद से जुड़ी किसी समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं। कई मौकों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार की किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होती है जो पूरे देश को प्रभावित करती है। यह प्रश्नकाल है। अविश्वास प्रस्ताव, आइए अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा भी देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष, अब अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। अब बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी सरकार के विरुद्ध अगर ज़्यादा वोट हो जाए तो सरकार गिर जाती है। अब हम क्या करेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को, पाठगत प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्न और इन सारे प्रश्नों को अब देखते हैं। आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। संसद भवन नई दिल्ली में है। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। संसद के सदस्य को सांसद या एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सभा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आइए आगे पाठगत प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। सही विकल्प चुनना है इसमें। प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? लोगों द्वारा किसी क्षेत्र में चुना गया व्यक्ति, सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में चुना गया व्यक्ति, या तीसरा या उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है लोगों द्वारा किसी क्षेत्र में से चुना गया व्यक्ति। आइए अगला देखते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभा के लिए चयनित व्यक्ति को क्या कहते हैं? वार्ड पंच कहते हैं, थानेदार कहते हैं, विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। तीसरा, संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? उत्तर है, आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार संसदीय सरकार में आम लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क क्यों जरूरी है? प्रतिनिधियों को आम लोग ही अपने मत का प्रयोग कर निर्वाचित करते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं को हल कर सकें। आम लोगों के साथ सीधे संपर्क रखना जरूरी होता है ताकि वे अच्छा काम करें, तभी लोग अगली बार उन्हें सरकार में शामिल होने का मौका देंगे। आइए आगे देखते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव निश्चित समय के लिए क्यों किया जाता है? उत्तर है, ताकि वे निरंकुश न बन जाएं और अगले चुनाव में जीतने के लिए अच्छा काम करें। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है?
उत्तर है सिद्धांत रूप में तो ऐसा नहीं है, परंतु व्यवहारिकता में तो ऐसे ही तस्वीर सामने आती है। आगे देखते हैं, प्रतिनिधि चुनाव क्यों जरूरी है? उत्तर है सारी जनता को सरकार में सारी जनता तो सरकार में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए जनता की ओर से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार बना और चलाकर जनता के हितों में काम करते हैं। अतः प्रतिनिधि चुनाव जरूरी है। सीधी सी बात है ना, हर कोई संसद में जा नहीं ना सकता, इतना बड़ा देश है, तो क्या किया जाता है, अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है, MP MLA को बना के भेजा जाता है विधानसभा और लोकसभाओं में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख शहरों के निर्वाचन क्षेत्र को पहचानने वाले की पहचान करके उनके भवनों का नाम बताइए। इसमें आपको क्या करना है, अपने शिक्षक की सहायता लेनी है, क्योंकि हर कोई का शहर अलग अलग है। आपके सांसद का नाम बताइए, ठीक है, आपके सांसद का नाम क्या है उसको बताना है, वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, इसको आपको स्वयं करना होगा, शिक्षक से पूछ लीजिए, क्योंकि हर किसी का संसदीय क्षेत्र अलग होगा, वहाँ का अलग सांसद होगा, इसलिए आपको पूछ लेना होगा। पुस्तक में दिया गया है ना, उसमें एक नक्शा है, उसी से एक प्रश्न है, बिहार का नक्शा है, अलग अलग उसमें रंग होंगे, नक्शे को अलग अलग रंगों में दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है? तो उत्तर क्या है, अलग अलग क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। आइए आगे देखते हैं, बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों के नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? उत्तर क्या है, उनके चुनाव चिन्हों से। राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है? तो क्या है, राजनीतिक दलों का मुख्य काम सरकार बनाना और अपनी जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है। आइए अगला प्रश्न, शिक्षिका की मदद से पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? उत्तर क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। कौन? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हर केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना विधानसभा नहीं है, लेकिन जहाँ विधानसभा सदस्य यानी विधानसभा है वहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आइए आगे देखते हैं, 8वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट प्राप्त हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 8वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 404 सीटें प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, 8वीं लोकसभा चुनाव में, ये जो प्रश्न है ना 8वीं लोकसभा चुनाव से है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। प्रश्न केवल इतना ही था, किस दल को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ, तो ये पूछा जा रहा है 8वीं लोकसभा के लिए। तो उत्तर क्या है, 8वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा को प्राप्त हुई। इन्हें मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी 2 हुई थी और कम्युनिस्ट पार्टी को भी 2 हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 13वीं लोकसभा में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में सामने आए? भारतीय जनता पार्टी 182 सीटें जीतकर 13वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़े दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी है? क्योंकि उसके पास बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीट नहीं थी। चलिए 19, जो गठबंधन सरकार बनाई गई उस गठबंधन का नाम क्या नाम था? उसका नाम था NDA। आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? प्रश्न फिर से देखिए, आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? कारण सहित समझाइए। हाँ, बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए। संसद में सभी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो सब समान होते हैं। अगर वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो सब समान होंगे ही ना, फिर तो उनमें से जो बहुमत में होगा वही सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी को सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली हो सकती है? कारण सहित समझाइए। यदि गठबंधन के दलों में समझदारी भरा तालमेल होगा और राष्ट्र के प्रति उनकी विश्वसनीयतापूर्ण निष्ठा होगी तो गठबंधन की सरकार शक्तिशाली होगी, अन्यथा गठबंधन के दल लड़ते रहेंगे और अपनी सरकार के लिए संकट खड़ा कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं?
उत्तर है राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल में सहयोगियों को ले सकते हैं? शिक्षिका की मदद से चर्चा कीजिए। नियमानुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का चयन करते हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न नंबर 24, यदि आपको अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आप अपने सांसद से क्या प्रश्न पूछते? तो उत्तर क्या हो सकता है? मैं प्रश्न पूछता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वे क्या कर रहे हैं। लेकिन करना क्या है कि बच्चे जो हैं, आप अपने अनुसार सवाल बनाइए कि आपको क्या अपने सांसद से प्रश्न पूछने का मन है। ठीक है, ये एक तो लिख दिया गया है, लेकिन आप अपने मन से एक सवाल जरूर बना के अपने उत्तर में लिखिएगा। चलिए, इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपस में चर्चा कीजिए। मंत्रिपरिषद निरंकुश न हो जाए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है ताकि बाकी विपक्ष द्वारा इस नियम के तहत सरकार गिरा देने के खतरे की तलवार मंत्रिपरिषद पर लटकती रहे और वो बेलगाम न हो पाए। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव वाला नियम आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, उसको डर ही खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, तो सरकार निरंकुश हो जाएगी और अपने मन मर्जी काम करना शुरू कर देगी। अब देखिए, किताब में आने वाले अभ्यास प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था? हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ में से यह क्या ठीक है? आइए उत्तर देखते हैं। हाँ, यह ठीक है, क्योंकि 18 साल के युवा में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वे अपने मत की उपयोगिता समझ सकें और सही से मतदान कर सकें। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या इस वाक्य से सहमत है? कारण सहित समझाइए। आइए उत्तर देखते हैं। हाँ, मैं उपरोक्त वाक्य से पूर्णतः सहमत हूँ। लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी अपेक्षाएं रखती हैं। वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हकपूर्वक चाहते हैं। अतः लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस प्रकार से होती है? एक उदाहरण से समझाइए। आम लोग अपनी मत का प्रयोग संसद और विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। यदि प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं, यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। हम लोग वोट देते हैं और ये वोट देके जो जिसको चुनते हैं ना, वो क्या करता है, शासन और में जाकर हमारे हित में काम करता है ना, तो हमारी भागीदारी हुई ना। हम ही जिसको चुन के भेजे वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमारी भागीदारी बिल्कुल हुई ना। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर समझाइए। भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनाने के लिए 543 कुल पद में कम से कम 272 पद की आवश्यकता होती है। मूल रूप से संसद में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ है 272 सीटें कम से कम प्राप्त करना किसी एक दल को या गठबंधन दल को। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है? इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों? संसद मंत्रिपरिषद पर इन तरीकों से नियंत्रण करती है। प्रश्न पत्र यानी प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना। ये 3 तरीकों से नियंत्रण किया जा सकता है और मुझे इनमें से अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका सबसे असरदार लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं संसद के मुख्य कार्य कौन कौन है। अपने शब्दों में लिखिए। संसद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, विधायी कामकाज। इसका एक्सप्लेनेशन है, संसद का काम पूरे देश या देश के किसी भी भूभाग के लिए कानून का निर्माण करना है। दूसरा कार्य, वित्तीय कार्य। सरकार के कार्य कई होते हैं जिनके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। सरकार को खर्च की गई राशि और प्रस्तावित आय का हिसाब किताब संसद को देना होता है। तीसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार को नियंत्रित करना है। संसद सरकार को मार्गदर्शन देने का कार्य भी करती है।
संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। अब नीचे दिए गए तालिका को अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर भरिए। ये है, आइए देखते हैं, उत्तर देख लेते हैं। सदस्यों की कुल संख्या कितनी है लोकसभा में? 543। सदस्यों के कार्यकाल 5 साल। सदन का कार्यकाल 5 साल। चुनाव का तरीका मतदान। सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा आपस में चयन करेंगे। इस तरह हमने सारे प्रश्नों के हल देखे और आप इसे वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्नों को उतार लीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। यदि आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों के साथ, छात्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप छात्र हैं तो आप अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। तब तक आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।